नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे। मैं हूं अदिति। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश प्रदेश में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना की दूसरी लहर से लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए भी लगातार मीडिया व सोशल मीडिया पर गाइडलाइन को फॉलो करने की अपील करने के साथ ही वैक्सीनेशन के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। सोमवार को भी सीएम गहलोत ने सोशल मीडिया पर लोगों को आगाह करते हुए कहा कि कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है। इसे रोकने के लिए हमें सभी लोगों को वैक्सीन लगानी होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि आयु सीमा हटाकर सभी के वैक्सीनेशन की अनुमति दी जाए। सरकारी के साथ निजी चिकित्सा संस्थानों को भी वैक्सीनेशन की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में अभी लगाई जा रही 2 वैक्सीनों को अलावा अन्य वैक्सीन को भी भारत में अनुमति दी जाए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को जल्द से जल्द टीकाकरण हो सके। हमें टेस्टिंग, ट्रैकिंग व ट्रीटमेंट व वैक्सीनेशन के द्वारा कोरोना वायरस व चौतरफा हमला बोलना होगा, तभी कोरोना को हराया जा सकता है। वसूली के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। देशमुख ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेज दिया है। देशमुख उद्धव ठाकरे से मिलने उनके घर भी पहुंचे हैं। गृह मंत्री के इस्तीफा के बीच राकंपा चीफ शरद पवार और डिप्टी सीएम अजीत पवार के बीच मुलाकात हुई है। देशमुख ने इस्तीफा में लिखा है कि माननीय हाईकोर्ट की ओर से एडवोकेट जयश्री पाटिल की याचिका पर सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है, इसलिए मैं नैतिक आधार पर गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देता हूं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मुझे गृह मंत्री के पद से मुक्त कर दिया जाए। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, यह मामला पूरा एफआईआर के इर्द गिर्द घूम रहा है। जयश्री पाटिल ने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाने का प्रयास किया था, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हम इस मामले से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी अभी बात नहीं करेंगे। हम इस बात से सहमत हैं कि यह अभूतपूर्व मामला है। अनिल देशमुख पुलिस विभाग को लीड करने वाले गृह मंत्री हैं। इस मामले में एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, इसलिए सीबीआई फिलहाल बिना एफआईआर दर्ज किए इस मामले की जांच करे और 15 दिन में अपनी प्राथमिक रिपोर्ट पेश करे। कोरोना काल में परीक्षा की तैयारियों को लेकर सीबीएसई कितना गंभीर है, इसकी बानगी सोमवार को शिक्षा संकुल में हुई शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की बैठक में देखने को मिली। बैठक में पूरी तैयारी के साथ अधिकारियों के नहीं आने से मंत्री उखड़ गए। उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। मंत्री जी की लताड़ सुनकर अधिकारी बंगले झांकते नजर आए। बाद में डोटासरा ने कहा कि जो सूचना चाहिए गई है वह सूचना अधिकारी लेकर ही नहीं आए, इसलिए बैठक स्थगित कर दी गई और 2-3 दिन बाद फिर बैठक होगी। गौरतलब है कि यह बैठक उच्च स्तरीय थी, जिसमें बोर्ड की परीक्षाओं के कार्यक्रम, केंद्र जैसे बिंदुओं को लेकर विचार विमर्श होना था। डोटासरा ने कहा कि कोरोना के स्कूल्स में बंद होने या न होने को लेकर विभाग का मत है कि कोरोना से बचाना मकसद है, लेकिन असमानता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गृह चिकित्सा विभाग में अधिकारियों इसमें शामिल होते हैं और साथ ही अंतिम निर्णय पर सीएम गहलोत को लेना है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि 8वीं के बच्चों को प्रमोट करने पर भी चर्चा की जाएगी, लेकिन एक तरफ कहा कि 6 से 9वीं के स्कूल्स बंद कर रहे हैं और दूसरी तरफ 8वीं के बच्चों को प्रमोट करने की बात कही जा रही है। उन्होंने शिक्षा संकुल के कर्मचारियों के मेडिकल बिल लंबित होने का दिखवाने को भी कहा था। उन्होंने कहा कि प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा को मर्ज करने जैसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अन्य सवाल में जवाब में उन्होंने कहा कि सीबीएसई के स्कूल्स ऑनलाइन कक्षाएं नहीं ले रहे हैं और सीबीएसई के निर्देश होंगे, वही सरकारी स्कूल्स में ऑनलाइन जैसी समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा परिषद के निरीक्षण में आईएएस और आरएस के अधिकारियों को लगाया जाएगा और वे खुद भी इसमें शामिल होंगे। डोटासरा ने तबादला नीति तैयार होने व जल्द सीएम के कैबिनेट को भेजे जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2016 एसएल की वापस लेने का लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही कहा कि कंप्यूटर शिक्षकों के मुद्दों के बारे में भी जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोविड-19 की दूसरी लहर से लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। वो लगातार लोगों को गाइडलाइन की पालना करने के साथ ही वैक्सीनेशन की अपील भी कर रहे हैं। सोमवार को भी उन्होंने ट्विटर पर लोगों से अपील करते हुए कहा कि वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आएं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि वैक्सीन लगने का लाभ यह होता है कि फिर भी यदि कोरोना हो जाता है तो मरीज की स्थिति गंभीर नहीं होती है। ऐसे में मृत्यु की आशंका न ही के बराबर की जाती है।
इसलिए वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि इसमें पहले भी रविवार को राज्य सरकार ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप को लेकर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत अग्रिम आदेशों तक प्रदेश में सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क को बंद रखने का निर्णय किया गया है। वहीं कक्षा 1 से 9वीं तक की क्लास को भी बंद रखने का फैसला किया गया है। वहीं नाइट कर्फ्यू पहले की तरह ही जारी रहेगा। 19 अप्रैल तक ये विशेष गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं सरकार ने कलेक्टर्स और कमिश्नर को नाइट कर्फ्यू का समय घटाने और बढ़ाने के लिए भी अधिकार दिए गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को समीक्षा बैठक में प्रदेश के कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चिंता जताते हुए 1-2 दिन में सख्त निर्णय लेने के संकेत दिए थे। उधर राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कोविड-19 की नई गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में स्विमिंग पूल और जिम अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। गाइडलाइन के अनुसार शादियों और अन्य कार्यक्रमों के लिए मेहमानों की संख्या भी निर्धारित की गई है। अब शादियों में अब 100 ही मेहमान शामिल हो सकेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान की सही तरीके से तैयारी नहीं की गई और इसका क्रियान्वयन भी अयोग्यता पूर्वक किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे जवानों को जब चाहे जब शहीद होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 22 जवान शहीद हो गए और 31 अन्य जवान घायल हुए हैं। राहुल गांधी ने सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह के एक बयान से जुड़ी खबर का हवाला देते हुए कहा कि अगर खुफिया नाकामी नहीं थी तो फिर 1-1 के अनुपात में मौत का मतलब यह है कि इस अभियान की योजना को खराब ढंग से तैयार किया गया था तथा अयोग्यता पूर्वक इसका क्रियान्वयन किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि इस मुठभेड़ में शहीद हुए 22 जवान में सीआरपीएफ के 8 जवान शामिल हैं, जिसमें से रात कोबरा कमांडो की जबकि 1 जवान बस्तिया बटालियन का है और शेष डीआरजी और विशेष कार्यबल में जवान हैं। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर अभी तक लापता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। 100 करोड़ रुपए वसूली के आरोपी की जांच पर सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि परमवीर सिंह पर लगे सभी आरोप गंभीर हैं। मुंबई हाईकोर्ट में परमवीर सिंह ने एक पीआईएल फाइल की थी और जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। इसी याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर हुई है। कोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख पर आरोप लगाए गए हैं तो वहीं राज्य के गृह मंत्री हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, इसीलिए सीबीआई को इस मामले की जांच करनी चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि सीबीआई जांच में सभी का सहयोग करना होगा। कोर्ट ने कहा कि 15 दिनों के अंदर सीबीआई ने डायरेक्टर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसके बाद अगर सीबीआई की रिपोर्ट में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर केस पुख्ता बनता है तो सीबीआई एफआईआर दर्ज करेगी। फिलहाल देश प्रदेश की खबरों में इतना ही। अब दीजिए अदिति को विदा। नमस्कार।